मुझे घूमने का और कहानियाँ सुनाने का बड़ा ही शौक है। तो कई बार मैं घूमते घूमते कहानी सुना देता हूँ और कई बार कहानी सुनाते सुनाते घुमा देता हूँ। तो आज ऐसे ही मैं आपको घुमा के लाता हूँ और कहानी भी बताता हूँ डाढ़ देवी के दरबार की, जो कि कोटा के पास में एक बहुत ही अच्छा फैमिली पिकनिक डेस्टिनेशन है और साथ ही आप माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो आज चलिए मेरे साथ माता जी के दरबार। मैं आपको इस कहानी के पात्रों से मिला देता हूँ। तो ये है मेरा बहुत ही अजीज़ दोस्त रवीश, जो कि आपको आगे ऐसे ही कहानियों में दिखता रहेगा। और ये हूँ मैं। तो ये बातें तो चलती रहेगी, अपन आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो डाढ़ देवी माता आने के लिए आपको सबसे पहले कोटा से आना पड़ेगा DCM सर्किल। बाकी आप अपना रास्ता गूगल मैप से देख सकते हैं, पर सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप DCM सर्किल आ जाएं, जो कि कोटा का बहुत ही एक फेमस सर्किल है। और वहाँ से आपको कुल मिला के 11 किलोमीटर डाढ़ देवी माता का रास्ता पड़ेगा। तो आप ये गूगल मैप पे देख सकते हैं, 11 किलोमीटर है और बहुत ही सीधा रास्ता है। तो डाढ़ देवी जाते हुए आप बीच में ऐसे ही सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, जो कि आपके मन को बहुत ही खुश कर देंगे। अगर आपको किसी प्रकार को टेंशन भी होगी ना, तो एक बार इन नज़ारों को देख के आपकी टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएगी। बाकी की टेंशन तो माता रानी अपने आप ख़त्म कर ही देगी। डाढ़ देवी माता जाने के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक है कच्चा रास्ता और एक है पक्का रास्ता। तो अगर आप थोड़ी ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं और ऑफ रोडिंग के मज़े लेना चाहते हैं तो आप कच्चे रास्ते से जा सकते हैं। हमें ऑफ रोडिंग करने का भी कोई शौक़ आ नहीं रहा है, पर हम गूगल मैप के धोखे की वजह से गलती से इस कच्चे रास्ते पे आ गए हैं। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि एक बार आप जहाँ भी आपको सर्कल मिले रास्ते में जाते जाते आप लोगों से सलाह ले लीजिए। अब हम आ चुके हैं एकदम सही रास्ते पे, जो कि हमें दोबारा घूम के आना पड़ा क्योंकि हम गलत हो गए थे या गलत घूम गए थे वहाँ से। वैसे तो रास्ता सीधा ही है, पर मेरी आपको ये सलाह है कि आप रास्ते में लोगों से फिर भी एक बार रास्ता कंफर्म कर लीजिए। आपको रास्ते में बड़े ही प्यारे लोग मिलेंगे और रास्ते में लोगों से बातें करते करते और नज़ारों के लुत्फ़ उठाते उठाते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब डाढ़ देवी माता के दरबार में आ गए। आप जैसे ही डाढ़ देवी माता के दरबार के पास आएंगे, आपको यहाँ बहुत से लोग पिकनिक करते हुए दिखेंगे, जिसे कि हमारी लोकल लैंग्वेज में रसोई कहा जाता है, जहाँ परिवार के हम कुछ सदस्यों को बुला के वहाँ पे खाना बनाते हैं और साथ ही खाना खाते हैं। तो आप जैसे दरबार के पास पहुँचोगे, वैसे ही आपको बहुत सारी फैमिलियाँ खाना बनाते हुए और साथ खाना खाते हुए दिख जाएगी, क्योंकि ये फैमिली पिकनिक का बहुत ही एक अच्छा स्पॉट है। यह है माता रानी के दरबार का एंट्रेंस। तो आपको माता रानी के दरबार के एंट्रेंस में जाने से पहले मिलेंगे ये पूजा वाले भैया, जो कि यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो वो आपको बहुत फोर्स करेंगे पूजा ख़रीदने के लिए। तो मेरी सलाह यही है कि पूजा आप अपने हिसाब से ख़रीदें, क्योंकि अगर आपने इन पे छोड़ दिया तो पूजा ये आपको 151 रुपये की देंगे, जो कि मैं कहूँगा आप ले लीजिए, क्योंकि माता रानी के दरबार में वही पूजा चढ़ती, जो कि हमें पहले पता नहीं था, पर हमने फिर भी ले ली। और हो सकता है शायद ये माता रानी का ही बुलावा हमारे लिए आया था, जो कि हमें ये पूजा दिलाई और हमारी ये पूजा वहाँ पे स्वीकार भी हुई। बाहर पूजा वालों से बच के आने के बाद आपको अंदर आने के बाद इन बंदरों से भी बचना पड़ेगा, जो कि आपके सामानों को छीन के ले जा सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एंट्रेंस के टाइम पे आपको बंदरों को खाने के लिए कुछ परचेज़ कर लेना चाहिए, जैसे कि गाजर या फिर कुछ और। एंट्रेंस के टाइम पे 2 तरह के लोग बैठे होंगे, एक वो जो आपके खाने के लायक चीज़ें सेल कर रहे होंगे बहुत ही कम प्राइस में, जैसे कि बोर वगैरह, और या फिर बंदरों के खाने के लिए चीज़ें सेल कर रहे होंगे। और दूसरे टाइप के लोग वो जो कुछ भी सेल नहीं कर रहे होंगे, बहुत ही यंग कंडीशन में होंगे, फिर भी पैसे मांग रहे होंगे। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप उनको बिल्कुल भी पैसे ना देके, बल्कि आपको अगर खाने के लिए कुछ ना भी लेना हो तो जो वहाँ बैठ के सेल कर रहे हैं खाने की चीज़ें, उनसे आप ख़रीद लीजिए। बहुत ही चीप प्राइस में वो देते हैं, जैसे कि 10 रुपये में बोर या फिर गाजर वगैरह, जो कि आप खुद भी खा सकते हैं और बंदरों को भी खिला सकते हैं। शायद इससे जो फ्री में पैसे मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक टाइप से भीख टाइप से मांग रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कुछ काम करके कमाने का।
वैसे तो आप बाहर भी पिकनिक कर सकते हैं, पर जैसे कि आप कोई मन्नत रखते हैं और आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप अंदर भी अपने परिवार वालों को बुला के एक छोटी सी रसोई, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो कर सकते हैं। ये वो एरिया जहाँ फ्री में कर सकते हैं। और इसके पीछे एक एरिया है हॉल टाइप से, वहाँ आपसे बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमल चार्जेस लिए जाते हैं। जहाँ साफ़ सफाई का ध्यान वो रखते हैं, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि माता रानी का बुलावा ही आया है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था पूजा के बारे में। पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप 151 वाली पूजा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ये बड़ी वाली चुनरी आती है और ये बड़ी वाली चुनरी ही माता जी की चढ़ती है, जो कि हमारी पूजा में से माता जी के चढ़ी है। और यहाँ पर माता जी के आप दारू चढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमनली चढ़ाई जाती है, जैसे कि पंडित जी अभी चढ़ा रहे हैं प्रसाद के रूप में। और यहाँ पर बकरा बाटी की मन्नत भी मांगी जाती है और प्रसाद भी बकरा बाटी का चढ़ाया जाता है। फिर उसे भजन चल तो मंदिर मनमान पुराण होगो। हाँ यो हाँ बहुत पुराने थी मान, तो माँ का बूढ़ा बूढ़ा देखते ही मर गए हैं। यहाँ तो अति पब्लिक तो अति रहती है। मंदिर बनाई थी दरबार में। मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज हाड़ौती है। और मैं हाड़ौती में इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ की क्या विशेषता है। तो कुछ एक्यूरेट हिस्ट्री तो पता नहीं चली, पर इन्होंने कहा कि इनके दादा और उनके भी दादा यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो ये मंदिर करीबन 400-500 साल से भी पुराना है। और इन्होंने ये भी बताया कि माता जी के लिए नया मंदिर बनाया गया था, जो कि आप ये देख रहे हैं पीछे की तरफ। तो माता जी की मूर्ति इस पुराने वाले मंदिर से बिल्कुल भी नहीं हिली, या फिर ये यूँ कह सकते हैं कोई हिला नहीं पाया। तो कहते हैं माता जी ने अपने पैर यहीं जमा लिए थे और माता जी अपना स्थान को नहीं छोड़ना चाहती थी। इस वजह से माता जी इसी मंदिर में स्थापित है इतने सालों से। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश भारत में ज़्यादातर धार्मिक स्थानों के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी साइंटिफिक रीज़न है। वो ये कि पुराने ज़माने में जब फसलों पे कीड़े लग जाया करते थे, खास करके सोयाबीन जो कि इस एरिया में कॉमनली उगाई जाती है, तो उन कीड़ों से फसल को बचाने के लिए माता रानी के कुंड में जो पानी है, उस पानी को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था। और पौधों पर छिड़काव करने से उस पानी का, उस पर कीड़े भी नहीं लगते थे और वो कीड़े हट भी जाते थे। सुना दो ताको भजन। हाँ यार सुनाओ यार, रोज को तो इंतजार कर रहा जाओ। पैदल पैदल आती मैं पटा आती, तू जंगल मेरे पूजा जी माई जी, मैं जोड़ा सूतर आती। तू आंधा ने आख्या देरी, तू खोडी ने काया देती। तू आंधा ने आख्या देती, तू खोडी ने काया देती। इन भाई साहब का भजन सुनने के बाद और माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम दोनों दोस्त निकल पड़े घर की ओर। जैसे आते टाइम हमें नज़ारों के आनंद लिए थे, वैसे ही हम जाते टाइम अब सनसेट के मज़े ले रहे हैं। दिन में तो ये रास्ता खूबसूरत है ही, पर शाम को ये रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है और फोटोग्राफी का तो एक अलग ही आनंद है। तो बस आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको भी ऐसे ही अगर कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी कहानियाँ अक्सर लाता रहता हूँ।